यानी कि अगर किसी के अंदर भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी की लाइन का, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। तो ये बेटा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि कभी भी इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज बनती है तो वो अचानक से नहीं बनती है ना। कि चलिए वृद्धि को आप कुछ शब्दों में डिफाइन करिए, तो वृद्धि कैसी होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का चैप्टर का नाम है पादप वृद्धि तथा परिवर्धन। ये चैप्टर बेटा हमारे 11th का सबसे लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि पादप के अंदर जो भी वृद्धि होती है या जो भी उसमें विकास होता है या जो भी उसके अंदर एक तरीके से हम कहते हैं बीज के अंकुरण से लेकर उसकी जरावस्था तक कौन कौन से चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को कौन कंट्रोल करता है, तो वो सारा जो भी आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो सारा इसी चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा मूल, तना, पत्तियां, फूल, बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती है, तो ये बेटा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि कभी भी इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज बनती है तो वो अचानक से नहीं बनती है ना। जैसे मान लो यूनिसेल्युलर जाइगोट होता है, द्विगुणित होता है। अब उस एक यूनिसेल्युलर जाइगोट से आप सोचिए मनुष्यों के अंदर तो 9 मंथ में एक पूरा जीव का निर्माण हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या पेड़ भी या पादप भी अचानक से उसके अंदर सारी संरचनाएं बन जाती है क्या, वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। अब आप जैसे बीज, पौधे, पादप, छोटे पौधे हैं तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों में परिचित होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी शब्द लिखे हुए हैं इसका मतलब ये सब क्या है, कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को निरूपित कर रहे हैं ना। तो जैसे मैंने बीज बोला, तो बीज के अंदर आपको पता है बेटा जड़, तना, पत्ती नहीं है अभी तो, बट अगर आप उसको मृदा के अंदर डालेंगे तो वो वृद्धि करके क्या करेगा, मूलांकुर भी निकालेगा, प्रांकुर भी निकालेगा, मूलांकुर से उसका जड़ तंत्र बनेगा, प्रांकुर से उसका तना तंत्र बनेगा, है ना। तो जब शुरुआत होती है तो उसे क्या कहते हैं, नवोद्भिद पादप। जब वो परिपक्व, जब उसमें पुष्प लगने लग जाते हैं या शाखाएं, तो आप उसे क्या कहेंगे, वो परिपक्व अवस्था के अंदर हो जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई, गोलाई लगातार वृद्धि करते हैं। ये भी आपको पता है बेटा, कोई भी पेड़ हमेशा एक ही स्टेज में नहीं रहता। जब वृद्धि होती है तो लंबाई में भी बढ़ेगा और वो चौड़ाई में भी बढ़ेगा। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल, फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं बल्कि समय अनुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। ऐसे पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद में क्यों होती है, सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर हम उच्च जीवों की बात करें तो वहाँ पे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जनन और वृद्धि वो समकालिक नहीं होती है। पहले क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद में फिर उसमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है और जनन के लिए उसमें फिर लैंगिक अंग का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए पहले पादप में क्या होनी चाहिए, कायिक वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर कायिक वृद्धि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, क्या एक कोशिका, उतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले क्रियाकलाप के बीच में कोई संबंध है, तो डेफिनेटली बेटा अगर कोई संरचना होगी तो वो किसी कार्य के लिए ही तो संपादित होती है। इसीलिए हम कहते हैं स्थायी ऊतक, उनका एक कार्य और संरचना निर्धारित होती है और इस कार्य के लिए उनकी संरचना क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मनज की संतति या वंशज होती है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक विशेषताएं होती है। मैंने अभी आपको पहले भी क्लियर किया था बेटा, एक जाइगोट से आप सोचिए एक पूरा जीव बनता है, तो उस जीव के अंदर जब वो एक यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में बनता है तो हर एक कोशिका अपना अपना कार्य विभेदन वहां पे प्रदर्शित करती है। परिवर्धन 2 प्रक्रियाओं का योग होता है, यानी कि अगर किसी के अंदर भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी की लाइन का, कि अगर किसी में परिवर्धन हो रहा है तो परिवर्धन के दौरान कौन सी 2 प्रक्रियाएं चलती है बेटा। तो यहाँ पर पहला तो आ जाएगा वृद्धि और वृद्धि के बाद उसमें क्या हो जाएगा, विभेदन। यानी परिवर्धन के हमारे पास में 2 प्रक्रियाएं होती है। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक से शुरू होकर सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना होती है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी वृक्ष का परिवर्धन करना है ना, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, युग्मनज। युग्मनज से शुरुआत हो रही है वृक्ष की, क्योंकि युग्मनज किसमें चेंज होगा, भ्रूण में। भ्रूण में वही प्रांकुर मूलांकुर होगा, तो वो वृद्धि करके फाइनली क्या बनाता है, वृक्ष बनाता है पूरा।
ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल संरचना का गठन होता है, जो जड़ें, पत्तियां, शाखाएं, फूल, बीज, इन सबको क्या करता है, उत्पादित होता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण, यानी आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, कि अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्धि का सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहला चरण होता है बीज का अंकुरण, और बीज के अंकुरण के बाद ही वहां पे प्रांकुर, मूलांकुर, है ना, ये सारी चीजें वहां पे वृद्धि करती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन का। नेक्स्ट, जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है तो बीज अंकुरित होता है। अब ये जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक उचित तापमान होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना, इन सबकी उपस्थिति, जल होना चाहिए। अगर इनकी सारे जो भी मैंने अभी नाम बोले, इनमें से एक भी कारक अगर कम होता है तो वहां पे अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज का अंकुरण नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि उनकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। यानी कि जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तभी वहां पे क्या होगा, अंकुरण, अदरवाइज वहां पे क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, आगे के लिए सस्पेंड हो जाती है वृद्धि। अनुकूल परिस्थितियां वापस आती है तब बीजों में क्या होगा, उपापचयी क्रिया। इसका मतलब जब वृद्धि होती है तो क्या होगा, उपापचयी क्रियाएं होगी तथा वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में अब इसके बारे में अब हम ये जो भी चीजें यहाँ पे होगी बेटा, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। यानी वृद्धि की अगर हम बात करें तो वृद्धि क्या होती है, एक आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता। किसकी है ये आधारभूत और सुस्पष्ट विशिष्टता, जीवित जीव की विशिष्टता होती है। वृद्धि क्या है, वृद्धि एक अवयव, अंग या किसी भी भाग, यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार पर अनिवार्य, मतलब अगर एक कोशिका से दो कोशिका बन गई तो वापस जुड़ के वो एक कोशिका नहीं बनेगी। यानी वृद्धि कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, अनपलट स्थायी बढ़त होती है। स्थायी मतलब अगर एक बार वृद्धि हो गई है तो वो हो गई है, वो कम नहीं होगी फिर, है ना। ठीक है, तो पहला आपका ये आ गया बेटा कि वृद्धि किसका आधारभूत लक्षण होता है, जीवित जीवों का। वृद्धि का सबसे पहला लक्षण क्या हो गया कि इसके अंदर स्थायी क्या होनी चाहिए, बढ़त, कमी नहीं। उसके बाद में वृद्धि में क्या होता है, उपापचयी प्रक्रियाएं होती है, जिसमें आपका अपचय और उपचय दोनों, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों पाए जाते हैं, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होते हैं। इसलिए एक पत्ती का विस्तार क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप एक लकड़ी को पानी के उसमें डालेंगे बेटा, पानी के उसमें एक बाउल के अंदर अगर लकड़ी के टुकड़े को डालेंगे तो वो क्या होता है, फूलता है। फूलता है तो वहां पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पर वो वृद्धि किस प्रकार की वृद्धि है भाई, वो वृद्धि स्थायी नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक तरीके से जब पानी को अवशोषित किया तो वो फूल गया, पर अगर आप उसको बाहर रख दो थोड़ी देर धूप में तो पानी वापस से उठ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक लकड़ी के टुकड़े को जो आप बोलते हो वो आपकी स्थायी वृद्धि नहीं है, वो कैसी है, अस्थायी। इसलिए वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि आंतरिक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि आंतरिक वृद्धि किससे संबंधित होती है, कोशिकाओं के विभाजन से संबंधित होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब होता है कि जिसे आप एक तरीके से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, है ना, प्रत्यक्ष रूप से आप नाप नहीं सकते हो। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे में जीवन भर किस प्रकार की वृद्धि होती है बच्चों, असीमित वृद्धि पाई जाती है। और असीमित वृद्धि का जो कारण होता है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की वजह से होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, विभज्योतक कोशिकाएं। यानी कि पादपों के अंदर जो असीमित वृद्धि होती है उसका मेन कारण कौन होता है, विभज्योतक, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। ऐसे विभज्योतक की कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, विभाजन क्षमता होती है और हमेशा आगे से आगे निरंतरता की क्षमता भी पाई जाती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता को खो देता है। क्यों, क्योंकि विभज्योतक कोशिकाएं आगे वृद्धि करती है, दीर्घीकृत होती है और फिर परिपक्व होकर और फिर वो क्या करती है, स्थायी ऊतक बना लेती है। तो इसीलिए विभज्योतक कोशिकाएं एक स्टेज तक ही क्या करती है, सेल डिवीजन का काम करेगी। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती है वही क्या बनाती है, पादप शरीर की संरचना का निर्माण करती है।
ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? विभज्योतक कोशिकाओं से। अब यहाँ पर एंड कहाँ पे होती है कि जब वहाँ शरीर बनाना होता है तो उसके लिए वो क्या बनाती है? स्थायी ऊतक बनाती है। इस प्रकार वृद्धि जहाँ पर विभज्योतक क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाएं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? वृद्धि का खुला स्वरूप। ये भी पूछा जाता है बच्चों कि जहाँ पर सेल डिवीजन से निरंतर यहाँ पे विभज्योतक कोशिकाओं से जो सेल का प्रक्रम चलता है उसे क्या कहते हैं? ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, खुला स्वरूप बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा जब विभज्योतक विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? तो बेटा देखिए, अगर विभज्योतक कोशिकाएं नहीं होंगी तो पादप के अंदर आपका क्या नहीं पाया जाएगा? असीमित वृद्धि नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट का अगर कोई भी एक ब्रांच कट हो जाता है तो वापस से वहां पे ग्रोथ हो जाती है। तो अगर विभज्योतक नहीं होगा तो उसके अंदर वो वापस से जीवन पर्यंत वृद्धि करने की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इसीलिए वृद्धि के लिए अगर आपको एक पॉइंट में पूछा जाए कि चलिए वृद्धि को आप कुछ शब्दों में डिफाइन करिए, तो वृद्धि कैसी होती है? मतलब एक तरीके से स्थायी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, खुला तंत्र होती है। पादप के अंदर जो भी वृद्धि होती है उनके लिए विभज्योतक कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, जो कि स्थायी ऊतक में परिवर्तित करके शरीर बनाती है। किसका? पादप का। तो ये सारी चीजें वृद्धि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, अगर हम एनाटॉमी की बात करें बेटा, तो एनाटॉमी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एनाटॉमी के अंदर विभज्योतक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। अगर मैं स्थिति के आधार पे बोलूं, एक होती है मूल के शीर्ष भाग पर और एक होती है प्ररोह के शीर्ष भाग पर। यानी कि मूल और प्ररोह की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विभज्योतक कोशिकाएं। ठीक है ना। तो ये विभज्योतक कोशिकाएं जो होती है वो शीर्ष पर जब सेल डिवीजन करती है तो वो लंबाई में क्या करती है? वृद्धि करने में सहायक होती है। प्राथमिक वृद्धि के लिए अगर प्राथमिक वृद्धि करनी है पौधों की तो वहां पर समानांतर क्या होगा? दीर्घीकरण पाया जाएगा। द्विबीजपत्री और जो भी जिम्नोस्पर्म है बेटा, नग्नबीजी पौधे कौन से? जिम्नोस्पर्म। तो इनके अंदर कौन सा होगा भाई? लेटरल मेरिस्टेम। पार्श्वीय विभज्योतक हमेशा चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। और ये चौड़ाई किसकी वजह से बढ़ती है भाई? संवहन एधा और कॉर्क एधा की वजह से इनकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। यानी कि संवहन एधा और कॉर्क एधा सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं ये। ठीक है। और ये कभी भी प्राथमिक ग्रोथ में नहीं दिखते, ये जीवन के सेकेंडरी स्टेज के अंदर दिखते हैं। ये विभज्योतक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ पे क्रियाशील होते हैं। और जब चौड़ाई में कोई भी वृद्धि होती है तो चौड़ाई वाली वृद्धि को आप क्या कहते हो? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो पादपों के अंदर जरूरी नहीं है सभी के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो, है ना। तो मुख्यतः किसमें होती है? डाइकॉट्स के अंदर ये पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट, क्या आप वृद्धि को नाप सकते हैं? तो वृद्धि को डायरेक्टली कभी नहीं नाप सकते बेटा, हमें कुछ मापदंड की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है। तो कोशिकीय स्तर पे नॉर्मली अगर हम वृद्धि को शो करना चाहें कि वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, तो सबसे पहला किसमें वृद्धि मानते हैं अपन? जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि, है ना। तो जीव द्रव्य की मात्रा को आप सीधे तो नाप ही नहीं पाओगे, बहुत कठिन होता है ये, है ना। तो बहुत सारी चीजों को आप क्या लेते हो? मापदंड के रूप में वहां पे यूटिलाइज करते हो। और वृद्धि के जो विभिन्न मापदंड होते हैं उसमें से जैसे कि फ्रेश वेट होता है, इसमें आपका शुष्क भार होता है, फिर आपका लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और कोशिकाओं की संख्या आदि में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये एक तरीके से मापदंड होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं एनसीईआरटी ने कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वृद्धि का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मक्के की, तो मक्के की जो मूल शिखाग्र की कोशिका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मक्के की मूल शिखाग्र की कोशिकाएं जो होती है वो प्रति घंटे कितनी कोशिकाएं बनाती है? 17,500 या इससे ज्यादा भी कोशिकाएं बना सकती है। तो ये किसका हो गया? कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने का एग्जाम्पल हो गया। जबकि तरबूज में, पहला मक्के का था, दूसरा क्या है? तरबूज। तरबूज जो होता है उनकी जो कोशिकाएं होती है वो अपने आकार में कितने गुना वृद्धि कर सकता है बेटा? 3,50,000 गुना ये अपनी वृद्धि कर सकता है। तो ये अपना क्या कर रहा है? आयतन में वृद्धि कर रहा है। तो कहने का मतलब है संख्या में वृद्धि का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? मक्का। और आयतन में वृद्धि करने का बेस्ट एग्जाम्पल, आपका आकार में वृद्धि करने का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? तरबूज। उनकी कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है। तो पहला उदाहरण जो अभी बात हुई थी मक्के का, तो ये किसकी वृद्धि हो रही है भाई? यहाँ पे कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है स्पष्ट रूप से। बाद वाले में किसका आकार बढ़ रहा है?
कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है। और अगर इसी के साथ में अगर मैं पराग नली की बात करती हूँ कि पराग नली की वृद्धि हो रही है, तो पराग नली की वृद्धि में किसकी लंबाई बढ़ रही है भाई अगर मैं कहती हूँ पराग नली की वृद्धि हो रही है तो किसका मापदंड हो गया? लंबाई का, क्योंकि वृद्धि में आप क्या ले रहे हो? आकार नहीं ले रहे, संख्या नहीं ले रहे हो, आप उसकी क्या देख रहे हो? लंबाई देख रहे हो। तो ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल आपका आता है, अगर मैं पृष्ठाधारी पत्ती की बात करती हूँ तो आपने पत्तियों को देखा होगा बेटा, जब नवोद्भिद पत्तियां होती तो आकार कैसा होता है? छोटा होता है, सतही क्षेत्रफल। पर जैसे जैसे वो पत्ती क्या होती है? परिपक्व होती है, तो उसका सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पत्ती का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे ये लंबाई में बढ़त आप किसको ले रहे हो? पराग नली। वैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसको लेते हो? पृष्ठाधारी पत्ती। तो यहाँ पे आपको हर एक मापदंड के लिए एनसीईआरटी ने कम से कम 4 एग्जाम्पल दिए हैं। लंबाई का एग्जाम्पल दिया है पराग नली के साथ में, है ना। संख्या, सेल संख्या की अगर मैं बात करूं, उसके लिए किसका एग्जाम्पल दिया है? मक्का की मूल शिखाग्र कोशिकाओं को दिया है। अगर मैं आकार की बात करूं तो तरबूज की कोशिकाओं को दिया है। और अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो पत्तियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, उसके बारे में बता रखा है। तो ये विभिन्न प्रकार की बेटा आपकी जो वृद्धि होती है उसको बताया गया है। पहले अब ये अभी हमने बात की थी बेटा, ये वापस से यहाँ पे रिपीट हो रहा है वही चीज। नेक्स्ट, वृद्धि के चरण। अगर कहीं पर भी वृद्धि होती है तो वो किस प्रकार से वृद्धि होती है? तो ये एक छोटा सा हमारे पास में एनसीईआरटी ने वृद्धि चरण बताए, जिसमें सबसे पहले विभज्योतक होता है, फिर दीर्घीकरण चरण होता है, फिर परिपक्वन। तो इसे देखिए एनसीईआरटी ने कैसे बताया है। वृद्धि के कितने चरण होते हैं भाई? 3 चरण होते हैं। अब ये 3 चरण आप कहाँ पे देखते हो? जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि जब अपन किसी भी मूल की संरचना बनाते हैं तो उसके 3 क्षेत्र बनाते हैं, विभज्योतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। इन क्षेत्रों की कोशिकाओं में अगर मैं विभज्योतक कोशिकाओं की बात करती हूँ तो विभज्योतक चरण जो होता है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? जीव द्रव्य से भरपूर होती है, ठीक है। लगातार क्या करती है? विभाजन करती है। इनमें केंद्रक स्पष्ट होता है और इनमें कौन सी भित्ति होती है? केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि पतली और प्रचुर जीव द्रव्य से भरी, और इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा रहता है। तो ये सारी चीजें तो हमने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ी है बच्चों, कि किसी भी विभज्योतक सेल के अंदर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं जो उसके अस्तित्व की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है जो कि पतली है, प्राथमिक है, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं ताकि वो, क्योंकि इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। तो ये आपका प्रथम चरण हो गया, जिसके अंदर विभज्योतक चरण कहते हैं अपन, ठीक है ना। अब विभज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ, यानी कि विभज्योतक क्षेत्र के जस्ट ऊपर जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घीकरण चरण। दीर्घीकरण चरण के अंदर यही कोशिकाएं क्या करती है? बड़ी हो जाती है। जो सेल आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल में बनी थी, वही सेल अब धीरे धीरे वृद्धि करके कैसी हो जाती है? बड़ी। अब बड़ी क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर रिक्तिकाएं जो होती है वो बड़ी होने लग जाती है, कोशिका जो होती है वो कैसी होने लग जाती है? बड़ी होने लग जाती है। और वहां पर पहले क्या था? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल थी, अब यहाँ पे क्या आ जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल का भी निक्षेपण हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस जब किसी विभज्योतक सेल में आते हैं तो वो फिर दीर्घीकरण क्षेत्र में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर शिखाग्र से आगे की तरफ दीर्घीकरण के समीपस्थ वाला भाग जो होता है उसे क्या कहेंगे? परिपक्वन। यानी कि परिपक्वन क्षेत्र जब शुरू होगा तो वो किससे अटैच होता हुआ दिखता है आपको? दीर्घीकरण क्षेत्र से। तो जैसे ही आपका परिपक्वन चरण आता है, इस चरण में आने के बाद में ये अंतिम जो भी आपके सेल का आकार होता है, इसकी जो भी मोटाई होती है या रसधानी जो होती है, क्योंकि यहाँ पर तो रसधानी बन रही है, पहले भी बनी हुई थी पर वो थोड़ी बड़ी हो रही है, और अब मैक्सिमम जो शेप लेना होता है रिक्तिका को वो आपके किस में ले लेता है? ये अंतिम चरण के अंदर इसको ले लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, इसको मॉर्फोलॉजी के अंदर थोड़ा सा इन्होंने एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में वापस से रिवीजन के लिए बताया है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है वृद्धि दर। अगर आपसे कहा जाए कि जितनी भी वृद्धि हो रही है, जिस भी मापदंड पे हो रही है, आपको उसको कैलकुलेट करना है, तो उसे आप कह सकते बेटा कि वृद्धि दर के आधार पे नाप सकते हैं कि समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को क्या कहते हैं अपन?
वृद्धि दर कहते हैं। तो वृद्धि दर का मतलब क्या हुआ, दिए गए समय के अंदर जितनी भी प्रति इकाई आपकी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि दर। यानी यहाँ पे समय का एक तरीके से कह सकते हैं कि योगदान है, यहाँ पे कितने समय में कितनी वृद्धि हुई है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय रूप से आप व्यक्त कर सकते हैं। एक जीव या उसके अंग को, अगर मैं किसी कोशिका की बात करूं बेटा, तो कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिकाएं सेल डिवीजन के द्वारा भी बन सकती है, वहां पे ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एनसीईआरटी ने 2 डायग्राम आपको दिए हैं। यहाँ पे पहला जो डायग्राम दिया है वो एक तरीके से अंक गणितीय वृद्धि होती है। अंक गणितीय वृद्धि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो कितनी सेल बनी, 2। एक ये वाली सेल तो होती है विभेदित हो जाती है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता बेटा, तो ये विभेदित हो गई। पर ये जो दूसरी वाली सेल है इसमें विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंक गणितीय में सिर्फ एक ही दिशा में वृद्धि होती रहती है, दूसरी वाली कोशिका तो क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है। बट अगर मैं इधर की बात करती हूँ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक मतलब ज्यामितीय ग्रोथ में क्या होगा, दोनों कोशिकाएं आगे से आगे क्या करती है, वृद्धि करती है। यहाँ 1 से 2 बनी, अब इस कोशिका से 2 से कितनी बन जाएगी, 1 से फिर 2 बन जाएगी, तो 2 से कितनी बन गई, 4 बन गई। यानी कि ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए यहाँ वृद्धि दोनों तरफ से चल रही है, इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है। जबकि यहाँ पे ये जो एक कोशिका बनी थी, ये कोशिका क्या हो जाती है बच्चों, विभेदित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या चलता रहता है, सेल डिवीजन चलता रहता है, आगे से आगे सेल डिवीजन होता रहेगा। तो ये 2 प्रकार की आपकी वृद्धि दर, आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार की वृद्धि पाई जा सकती है, अंक गणितीय और ज्यामितीय। अंक गणितीय में सिर्फ एक सेल आपकी डिवीजन करती रहती है, जबकि ज्यामितीय में दोनों सेल में डिवीजन पाया जाता है। अब यहाँ पे युग्मनज के बारे में पूछा जाता है बेटा कि युग्मनज में किस प्रकार की वृद्धि पहले कौन सी होती है, कैसे होती है। तो युग्मनज में देखिए सबसे पहले कौन सी वृद्धि होती है, ज्यामितीय। मतलब जो भी सेल बनेगी, चाहे 1 से 2, 2 से 4, ये कंटिन्यूसली आगे डिवीजन के लिए कैपेबल होती है। पर जैसे ही आपकी पूरी कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, देन एंड में जाके क्या होगी, एक दिशीय आप कह सकते हो कि वहां पे वृद्धि हो रही है। तो जाइगोट में पहले हमेशा कौन सी वृद्धि होती है, ज्यामितीय वृद्धि, और सेकेंडरी कौन सी वृद्धि होती है, अंक गणितीय वृद्धि। 2 प्रकार की वृद्धि पूछी जाती है कि पहले कौन सी होती है, क्योंकि जब जाइगोट से भ्रूण की तरफ वृद्धि करते बेटा, तो फिर सेल तो चारों तरफ से वृद्धि करेगा, तो उसमें आप एक दिशीय वृद्धि कैसे करोगे। जब आपका पूरा भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो उसमें फिर क्या होगा, एक स्पेशल तरीके से आप कह सकते हैं कि एक दिशीय वृद्धि आपकी हो जाए। और एक दिशीय वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है, अंक गणितीय वृद्धि होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, वृद्धि दर अंक गणितीय या ज्यामितीय संवर्धन हो सकती है। अंक गणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका क्या करती है बेटा, लगातार विभाजन, ठीक है, जबकि दूसरी कोशिका क्या हो जाती है, विभेदित का मतलब ही यही होता है, परिपक्व हो जाती है। अंक गणितीय वृद्धि जो होती है वो सरलतम अभिव्यक्ति होता है कि हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होने में इस प्रकार की वृद्धि कहाँ देखते हो, मूल में देखते हो, क्योंकि वो एक ही दिशा के अंदर वृद्धि करती है, ठीक है। अब इसको अगर आप गणितीय रूप से देखना चाहो बेटा, तो गणितीय रूप से ये फॉर्मूला है आपका LT = L0 + RT। अब यहाँ पर LT का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका गिवन टाइम दे रखा है उसमें कितनी लंबाई है, तो आप इसको कैसे मेजर करेंगे, शून्य समय में जितना भी आपका लंबाई है प्लस RT। R क्या होता है, वृद्धि दर का दीर्घीकरण प्रति इकाई समय, जो भी होता है। तो ये इस तरीके के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए बेटा, बट आपको ये आपको इक्वेशन आना चाहिए कि अगर आपको अंक गणितीय वृद्धि को कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ज्यामितीय वृद्धि की बात करें तो ज्यामितीय वृद्धि जो होती है इसमें आपके 3 फेज आते हैं, लैग, लॉग और स्टेशनरी। तो ज्यामितीय वृद्धि में जो प्रारंभिक वृद्धि होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है। प्रारंभिक वृद्धि जो भी हम यहाँ पे बात करें वो कैसी होगी, धीमी होती है। और इसके बाद तीव्र गति से वृद्धि होती है, और ये वृद्धि जो होती है इसे आप क्या कहते हैं, लॉग। तो पहला होता है लैग, दूसरा होता है लॉग। लैग होता है धीमी प्रकार से वृद्धि होती है, फिर फास्ट होती है। देन उसके बाद में दोनों संतति कोशिकाएं समसूत्री विभाजन का अनुकरण करती है। यानी मैंने अभी अभी आपको कहा था ना बेटा, एक सेल से 2 सेल बनेगी तो दोनों ही सेल में विभाजन की दक्षता पाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विभेदन हो जाए, दोनों में कैपेबिलिटी होती है डिवीजन करने की। हालांकि सीमित पोषण अभाव के कारण वापस से धीमी वृद्धि हो जाती है बेटा। यानी कि अगर ज्यामितीय वृद्धि को अपन 3 भागों में बांटे
तो इसमें सिग्मोइड कर्व मिलता है अपन को, जबकि अंक गणितीय में क्या होता है, समय के साथ में हमेशा एक दिशा में वृद्धि चलती रहती है। तो यहाँ पे हमें दो ग्राफ मिल सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है बेटा कि इस प्रकार की वृद्धि अगर होती है तो ये रेखीय वृद्धि, लंबाई में वृद्धि हो रही है समय के साथ में। तो ये वृद्धि जो तुम्हें दिख रही है ये एक तरीके से ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सी वृद्धि है, एक तरफ हो रही है। अंक गणितीय वृद्धि को आप इस ग्राफ से दर्शा सकते हैं। और अगर मैं ज्यामितीय वृद्धि की बात करूं तो ज्यामितीय वृद्धि के लिए देखिए बेटा, ज्यामितीय वृद्धि के लिए जैसे वहां पर जो फॉर्मूला था लंबाई के लिए, यहाँ पर वो ये इस तरीके से अगर आपको ज्यामितीय वृद्धि देखनी है तो ज्यामितीय वृद्धि के लिए आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और W यहाँ पे जो लेते हैं बेटा ये भार, ऊंचाई और संख्या, कितनी कोशिकाएं बनी है या उनकी संख्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, भार कितना, शुरुआत के अंदर को लिखते हैं W0 और T समय के बाद में अगर आप देखोगे बेटा अंतिम तो उसको क्या लिखते हैं W1, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो E की पावर क्या हो जाता है RT, और R यहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके बेटा वृद्धि दर, T आपका क्या हो जाएगा समय में वृद्धि और E आपका लॉगरिदम का वैल्यू रहता है। तो दोनों में आपका एक तरीके से जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसमें तुलना आनी चाहिए, दोनों का मेन डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि क्यों हमने दो प्रकार की वृद्धि दर की बात की है। तो इस वक्र की सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ज्यामितीय वक्र जो बनेगा वो सीधी रेखा नहीं बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी, सिग्मोइड वक्र बनता है, ठीक है। और ये सभी जीवों के अंदर एक विशिष्टता से पाया जाता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। जैसे मच्छर है बेटा, तो मच्छर की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पे वातावरण में चेंज होगा तो चेंज होने से धीरे धीरे क्या होगा, उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। सभी कोशिकाएं उत्तक पौधे विशेष अंग के लिए आदर्श होते हैं। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले वृक्ष से आप किस प्रकार के वक्र की अपेक्षा रखते हैं बेटा? तो अब इसमें तो बेटा थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि पादपों के अंदर जो वृद्धि होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग होती है, तो सीजन में एक सीजन हो सकता है बेटा वृद्धि को कम कर दे स्टेशनरी, फिर बसंत ऋतु आई अच्छी ग्रोथ हो गई, फिर वापस से वही बेटा शरद ऋतु आई ग्रोथ कम हो गई, फिर आपकी बढ़ गई, फिर आपकी कम हो गई, फिर आपकी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक साल में एक ऋतु आएगी जिसमें पादप में वृद्धि होती है और एक ऋतु आती है जिसमें पादप की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम। तो ये कैसा वक्र हो गया भाई, जिगजैग। इसमें न तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा न ही आपका सिग्मोइड आएगा। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के अंदर किस प्रकार का आपको ग्राफ मिलता है बेटा, जिगजैग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, नीट का पूछा जा सकता है क्योंकि बच्चे इसमें सिर्फ दो ही वक्र को जानते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन जानते हैं या फिर सिग्मोइड जानते हैं, जबकि मौसमी के अंदर कैसा दिखता है आपको, जिगजैग प्रकार का। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिए बेटा स्लो फेज, स्लो वृद्धि है, फिर चर घातांकी कौन सी है भाई, ये लॉग फेज है। ये कौन सी आ जाएगी, लॉग फेज। और फिर जब वहाँ पे जो भी वृद्धि के लिए आपके जो भी कारक होते हैं वो जब खत्म होने लगते हैं तो वो एक स्टेशनरी फेज पर आ जाती है उसकी वृद्धि। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये एक आदर्श सिग्मोइड वक्र आपको दिख रहा है जो कि उच्च पादपों और पादप अंगों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। यहाँ R एक सापेक्ष वृद्धि दर है, साथ ही पौधे की नई पादप सामग्री को पैदा करने वाली क्षमता को नापते हैं। तो नई चीजें जो बनती है बेटा उसके लिए अगर मापन करना है आपको तो एक सापेक्ष वृद्धि दर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। W1 है वो तो क्या है बेटा, अंतिम आकार, W0 है वो प्रारंभिक आकार है। वहां पे जीवित प्रणाली वृद्धि के बीच में मात्रात्मक तुलना अगर आप करते हो बेटा, अब क्या हुआ, तुलना हो गई। तुलना कैसे, पहले तो हमने किया कि भाई वृद्धि किस प्रकार से वृद्धि दर हो सकती है, तो अंक गणितीय और ज्यामिति हमने ग्राफ डिस्कस किया, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया गणितीय रूप के अंदर, है ना। अब यहाँ पे अगर आपको तुलना करनी है तो तुलना के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं। क्या, एक तो होती है बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ, कि भाई मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना अगर आपको करनी है तो उसे क्या कहते हैं, परम वृद्धि। यानी परम वृद्धि के लिए अगर मैं समझाऊं बेटा, इधर देखिए एक लीफ से समझा देती हूँ मैं आप लोगों को, कि जैसे मान लो कि आपके पास में दो लीफ है, ठीक है। इस लीफ का जो भी डायमीटर है बेटा ये मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कुछ दिनों के पश्चात इसमें वृद्धि हुई और वृद्धि होकर
इसका जो व्यास है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 55 सेंटीमीटर हो गया। इसका व्यास अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में कितना था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे वृद्धि की अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 10 से कितना हो गया भाई, 10 से आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि कितनी हुई भाई 5 दिए गए समय के अंदर। इसमें भी कितनी वृद्धि हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी कितनी वृद्धि हुई है क्षेत्रफल के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में वृद्धि हो गई। तो ये जो दिए गए समय में कुल वृद्धि वो तो दोनों में समान है, चाहे आप ए पत्ती लो चाहे आप बी पत्ती लो। तो एनसीईआरटी यहाँ पे यही कहना चाहता है, पहला वाला कॉन्सेप्ट कि मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना आपस में की जाती है, तो परम वृद्धि कहते हैं उसे। तो परम वृद्धि क्या हो सकती है, समान हो सकती है। दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना, जैसे प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। अब अपन आप रिलेटिव कर रहे हो, ये तो क्या था आपका परम वृद्धि। जब आप रिलेटिव की बात करते हो तो रिलेटिव के अंदर आप क्या करते हो कि भाई ये दोनों तो क्या हो गई परम वृद्धि हो गई, एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गई है दोनों के अंदर। बट अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव यानी मैं सापेक्ष की बात करूं तो यहाँ पे जो सापेक्ष वृद्धि होती है, सापेक्ष वृद्धि में हम ये करते हैं बेटा कि कितनी वृद्धि हुई है और प्रारंभिक कितना था, तो प्रारंभिक कितना हो गया 50 × 100। इसकी सापेक्ष की मैं बात करूं तो इस पत्ती की जो सापेक्ष वृद्धि हुई है, इस सापेक्ष वृद्धि को कैसे नापोगे कि भाई 5 तो हुई दिए गए समय में और प्रारंभिक कितना था 10 इंटू क्या कर देते हो 100। तो इसका मतलब जब आप रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हो तो उसमें आप किसको लेते हो, प्रारंभिक आकार को लेते ही लेते हो, जबकि एब्सोल्यूट में आप प्रारंभिक को नहीं देखते हो, बस आप दिए गए समय में क्या देखते हो कितनी वृद्धि हुई है। तो ये दो तुलनात्मक है। एनसीईआरटी में भी देखिए बेटा इसी तरीके से दिया हुआ है कि भाई पहले 5 था तो ये 10 है, मैंने यहाँ पर 10 का 15 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है 5 ही हो गया। उधर मैंने 50 से क्या किया 55 किया तो उधर भी क्या है 5 ही बढ़ा है। तो डेटा चेंज होने से कुछ नहीं होता है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एब्सोल्यूट में आप क्या लेते हो दिए गए समय में कितनी वृद्धि हुई है, और रिलेटिव में आप क्या लेते हो कि जितनी वृद्धि हुई है ठीक है, पर प्रारंभिक जो भी वृद्धि का मापदंड दे रखा है वो आपको लेना ही पड़ता है। फिर आता है वृद्धि की दशाएं कि वृद्धि के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। तो वृद्धि के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, पोषक तत्व होना चाहिए, और ये तीनों जो होते हैं ये अनिवार्य कारक है जिसकी वजह से पादप में वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, अब जब वृद्धि होगी तो डेफिनेटली बेटा वृद्धि होती है तो आकार में क्या होती है बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जब सीधी सी बात है अगर पानी किसी सेल में होगा तो उसके आकार को क्या करेगा बढ़ाएगा, तो आकार को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की उपलब्धता जुड़ी हुई रहती है कि जब तक आपका सेल बड़ा कब होगा जब उसमें पानी जाएगा। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइम, अगर एंजाइम भी है बेटा तो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए भी क्या चाहिए, जल होना चाहिए। यानी जल कोशिकाओं को बड़ा करने में भी हेल्प करता है, जल उपापचयी क्रियाओं में भी हेल्प करता है, जल अगर एंजाइम की क्रियाविधि करनी है तो भी वहां पे जरूरी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। तो ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी का निर्माण एज कंपैरेटिव अनॉक्सी के क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो पौधों द्वारा पोषक, अब पोषक पदार्थ भी बहुत जरूरी है बेटा। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक सूक्ष्म तत्व होते हैं और एक वृहद तत्व। सूक्ष्म तत्वों का मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा के अंदर ही पादप को जरूरत पड़ती है, और एक होता है वृहद तत्व जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, वो खनिज तत्व चाहिए। तो ये तत्व जो होते हैं हर एक तत्व का एक अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो वृहद हो। तो इन तत्वों के वजह से पादप अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर पाता है। ठीक है, और इनकी अगर मैं बात करूं कि इनकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पे होती है, तो जीव द्रव्य के संश्लेषण में होती है। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का स्रोत मतलब क्या हो गया, एटीपी, तो फॉस्फेट तो चाहिए ना, इसमें फॉस्फोरस भी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर बेटा जो भी मैंने यहाँ कार्य एनसीईआरटी ने दिए सबका रीजन आपको पता होना चाहिए। जल आवश्यक है तो क्यों है, ऑक्सीजन आवश्यक है तो क्यों है, और पोषक तत्व है तो क्यों है, सबका रीजन, क्योंकि सबका अपना अपना कार्य होता है।
अब इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, ये तो 3 महत्वपूर्ण थे। इनके अलावा और क्या हो सकता है? इष्टतम तापमान। तापमान भी वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही बेटा एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए जैसे जल आवश्यक है वैसे तापमान भी, क्योंकि एंजाइम किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन के काम करने के लिए वहां पे टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। इसके साथ ही जो भी पर्यावरण के कारक होते हैं जैसे प्रकाश है, गुरुत्वाकर्षण है, ये भी क्या करते हैं? वृद्धि की अवस्थाओं में जो भी चरण होते हैं उसको क्या करता है? ये प्रभावित करता है। तो कुल मिला के हमारे पास में वृद्धि के लिए कौन कौन सी दशाएं इंपॉर्टेंट हुई? मुख्य रूप से तो कौन कौन सी हुई बेटा? एक ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया और पोषक पदार्थ। इनके अलावा 3 कौन से हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं? तापमान है, प्रकाश है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आता है। तो यहाँ पे वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए? हमें अनुकूलताएं चाहिए। बिना अनुकूलताएं के यहाँ पे वृद्धि नहीं पॉसिबल हो पाती है पादपों में। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये एनाटॉमी में पहले था सेकेंडरी ग्रोथ में, पर यहाँ पे देख लीजिए वापस यहाँ पे दे रखा है इसे। सबसे पहले बात करते हैं मूल शिखाग्र विभज्योतक और प्ररोष शिखाग्र विभज्योतक से जो भी कोशिकाएं आती है बेटा वो क्या हो जाती है? विभेदित हो जाती है। और विभेदित होगी इसका मतलब उनकी संरचना और उनके कार्य क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। तो विभज्योतक कोशिकाएं जो भी होती है, ये विभज्योतक कोशिकाएं किसकी तरफ जाती है? परिपक्वता की ओर जाती है। और जब विभज्योतक परिपक्वता की तरफ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विभेदन। यानी कि पादपों में विभेदन की प्रक्रिया किस पे निर्भर करती है? विभज्योतक की परिपक्वता पर निर्भर करती है। ठीक है, वे अपनी कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य दोनों में ही व्यापक रूप से क्या लाते हैं? बदलाव। क्योंकि जब विभेदन होता है तो विभज्योतक कोशिकाएं स्थायी ऊतक में चेंज होती है, जिसमें से कुछ पैरेन्काइमा बनाएगी, कुछ कोलेनकाइमा बनाएगी, कुछ स्क्लेरेन्काइमा बनाएगी, कुछ जाइलम और कुछ फ्लोएम। तो इसका मतलब इन सब की संरचना और कार्य क्या होंगे? चेंज ही होंगे, तभी तो विभेदन होगा। उदाहरणतः जैसे वाहिकीय तत्व बनने के लिए कोशिका अपने जीव द्रव्य को क्या कर देती है? खो देती है। क्यों? क्योंकि वो यांत्रिक सहारा देती है। तो वाहिका के अंदर अगर उसे अपना काम करना है तो जीव द्रव्य को क्यों खोना पड़ेगा? क्योंकि उसमें पानी का प्रवाह होगा, जीव द्रव्य होगा तो पानी की जो परिवहन की गति है वो कम हो जाएगी। तो इसने अपने कार्य के लिए किसको खो दिया? जीव द्रव्य को खो दिया। और बाद में ये बहुत ही सुदृढ़ लिग्नोसेल्यूलोज के द्वारा वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे विकसित हो जाती है। ठीक है, और जो लंबी दूरी तक बहुत सारे तनाव को क्या कर सकती है? सहन कर सकती है। क्योंकि लिग्नोसेल्यूलोज जो रहता है वो बेसिकली पानी का जो भी प्रवाह होता है उसको ऊपर लेकर जाने में क्या करता है? मदद करता है। आप पौधों के शरीर की विभिन्न संरचनात्मक विशिष्टताओं और उसकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंधित स्थापित करने की कोशिश करें। यानी कहना चाहते बेटा कि जैसे मैंने बोला सरल ऊतक कहाँ पे होगा, क्यों होगा, ये इसका रीजन होता है। जैसे मैं प्राइमरी ऊतक बोलूं अगर पादप में कौन सा सबसे ज्यादा होता है? पैरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा ही सबसे जीवित ऊतक के रूप में पूरे पादप को बनाता है, इसीलिए उनके अंदर तंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे अंदर तो तंत्रों की जरूरत पड़ती है, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, इनमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनका पूरा शरीर किससे बना है? ऊतकों से बना है। और उन ऊतक में भी सबसे ज्यादा नाम किसका आता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं। अब आ जाइए बेटा, जीवित विभेदित कोशिकाओं में सबसे पहला नाम अगर यहाँ पर वापस से डिवीजन की कैपेसिटी रहती है तो वो कौन है? मृदुतक। तो मृदुतक कुछ खास परिस्थिति में क्या करता है? वापस से विभाजन करने लग जाता है। तो जब वापस से विभाजन करने लग जाएगा तो इसका मतलब उसमें विभेदन की क्षमता क्या हो गई है? खत्म। तो वापस से सेल डिवीजन होना मतलब ये अवस्था क्या कहलाती है? निर्विभेदन। तो स्थायी ऊतकों में वापस से सेल डिवीजन शुरू होना क्या कहलाता है? निर्विभेदन। अब निर्विभेदन के लिए हमारे पास में 2 एग्जाम्पल है, अंतरापुलीय वाहिकीय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो ये कॉर्क कैम्बियम और अंतरापुलीय की वाहिकीय कैम्बियम जो होती है ये स्थायी ऊतक से बनती है, जो अचानक से क्या करने लग जाती है? सेल डिवीजन करने लग जाती है। और ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फिर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। जैसे ये संवहन कैम्बियम जो होती है बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। कॉर्केधा जो है, कॉर्क कैम्बियम जो है ये बाहर की तरफ क्या बनाती है? आपकी कॉर्क बनाती है और सेकेंडरी अंदर की तरफ क्या बनाती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। ये निर्विभेदन कोशिकाओं द्वारा उत्पादित कोशिकाएं
यानी इनके द्वारा जो मैंने अभी नाम लिया बेटा, इनके द्वारा जो मैंने अभी नाम लिया, क्या नाम लिया मैंने, जैसे सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम है, जैसे कि कॉर्क है, जैसे कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये सब इसी एधा से ही तो बने हैं। तो इनमें वापस से सेल डिवीजन की क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो निर्विभेदन में वापस क्या आ गया, पुनर्विभेदन। निर्विभेदन में क्या आ गया, वापस से क्या आ गया, पुनर्विभेदन। इसका मतलब ये हुआ, इस पैराग्राफ से हमें एक चीज सीखने को मिली है कि जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है, ये विभज्योतक कोशिकाएं परिपक्व करने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाती है। और स्थायी ऊतक में कन्वर्ट होना मतलब ये किसको निरूपित कर रहा है, विभेदन को। ठीक है, जैसे ही आपका सेकेंडरी ग्रोथ आया, एक जीवन की विशिष्ट अवस्था होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर वापस से सेल डिवीजन शुरू हुआ, तो वापस से जब सेल डिवीजन होगा तो वापस से सेल डिवीजन को क्या बोलेंगे, निर्विभेदन। ठीक है, और निर्विभेदन जो होता है वो बेसिकली किसमें होता है, संवहन ऊतक, इंटरफेसिक्यूलर, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एधा। तो ये निर्विभेदन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इनके द्वारा जो बनेगी उसमें वापस से क्या आ जाता है, पुनर्विभेदन। और पुनर्विभेदन में मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ अगर बनाते हो तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, और अगर मैं कॉर्क एधा की बात करूं तो बाहर की तरफ कॉर्क और सेकेंडरी अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए पुनर्विभेदन के। एधा किसका हो गया, निर्विभेदन का। और स्थायी ऊतक, विभेदन में कौन से आ जाएंगे, सारे के सारे स्थायी ऊतक। ठीक है, तो कौन किस में चेंज हो रहा है भाई, विभज्योतक विभेदन में, विभेदन से निर्विभेदन, निर्विभेदन से पुनर्विभेदन। तो ये क्रम चलता है बेटा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पुनर्विभेदन विभज्योतक में हो रहा है, गलत। विभज्योतक किसमें होता है, विभेदन करता है, फिर निर्विभेदन, फिर पुनर्विभेदन, उनमें सेल डिवीजन नहीं होगा। क्योंकि विभज्योतक में क्या होता है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब ये सेल डिवीजन की कैपेसिटी खो देते हैं तो स्थायी ऊतक के अंदर क्या नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। फिर अचानक से सेल डिवीजन क्या होता है, शुरू हो जाता है, यानी विभेदन वाली कंडीशन क्या हो जाती है, खत्म। फिर वापस से क्या होता है, उनके अंदर जो चीजें बनी हैं वो वापस से क्या कर देती है, सेल डिवीजन एब्सेंट हो जाता है। तो ये होता है बेटा यहाँ पे सेल डिवीजन प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। 4 प्रोसेस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे चलती है। ठीक है, पौधों की वृद्धि उन्मुक्त खुली होती है, परिमित या फिर अपरिमित हो सकती है। अब हम ये कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन की उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभज्योतक से पैदा हुए ऊतक क्या हो जाते हैं, परिपक्व, और विभिन्न कोशिकाएं बनाएंगे। वो कोशिकाएं ऊतक की परिपक्वता के साथ में क्या करती है बेटा, अंतिम संरचना जो भी वो बनाती है आंतरिक स्थान पर निर्भर करती है कि कहाँ पे कौन सी चीज की जरूरत होगी, वो सेल उसमें विभेदित हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं मूल शिखाग्र की बात करती हूँ या शिखाग्र विभज्योतक की बात करती हूँ, तो यहाँ पर शिखाग्र कोशिकाएं कौन उसको प्रोटेक्शन देता है भाई, मूल गोप में विभेदित हो जाती। क्यों, ताकि वो उसको प्रोटेक्शन दे। तो विभेदन किस पर डिपेंड करता है कि क्या उसकी नीड है, क्या उसकी आवश्यकता होती है, जबकि बाहरी वलय की ओर उसे क्या कर देता है, ढकेल देता है। आपने देखा होगा विभज्योतक जो होता है वो हमेशा एक मूल गोप से घिरा रहता है। तो विभेदन तो हुआ है तभी तो उसको प्रोटेक्ट करेगा ना, वो जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से ये उसको डेवलप कर लेता है, बाह्य त्वचा के रूप में उसको डेवलप कर लेता है। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति या पादप अंगों में उनके स्थान के संबंधों को दर्शाता है? तो डेफिनेटली बेटा जहाँ संवहन करना है, जल का करना है तो जाइलम बनेगा, खाद्य पदार्थों का करना है तो फ्लोएम बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी कोशिकाओं में विभेदन करना है वो किस पे निर्भर करता है, उसके कार्यों पे निर्भर करता है।
परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंदर का जीव अपने जीवन चक्र में क्या करता है, सारे के सारे बदलाव शामिल करता है। तो परिवर्धन के लिए अगर मैं शुरू करूं बेटा कि जैसे बीज का अंकुरण हुआ और बीज के अंकुरण के बाद में जब मृत्यु से पहले की अवस्था होती है वो क्या होती है, जरावस्था। तो परिवर्धन किसके बीच की प्रक्रिया हुई, बीज अंकुरण से लेकर जरावस्था के बीच वाली जो भी अवस्थाएं होती है उसे आप क्या कहते हैं, परिवर्धन। तो एक तरीके से परिवर्धन जो होता है उसको आप क्या कह सकते हैं, क्रमिक प्रतिक्रिया होती है कि कैसे कैसे परिवर्तन वहां पे पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देके समझाया है कि जैसे कोई कोशिका है, उस कोशिका के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। अगर इसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, मान लेते हैं कि यहां पर ये क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है विभज्योतक में, और इस सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, जीव द्रव्य कोशिका विभाजन हो रहा है और फिर इसमें साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, दीर्घीकरण। यानी पहला चरण हो गया विभज्योतक, दूसरा वृद्धि, तीसरा दीर्घीकरण, चौथा विभेदन, पांचवा परिपक्वता, और फिर वो सेल क्या हो जाती है, परिपक्व होकर फिर किस में चली जाती है, जरावस्था, एंड फाइनली उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, यहां पे तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए बेटा कि कौन से क्रम चलते हैं। कभी भी आप परिपक्वन पहले नहीं लेकर आ सकते। अगर विभज्योतक है तो पहले उसमें दीर्घीकरण होगा, फिर परिपक्वन होगा, फिर उसमें विभेदन, विभेदन से ही परिपक्वन हो जाता है और फिर जरावस्था के बाद में उसकी मृत्यु। इसे कहते हैं बेटा क्रमिक परिवर्धन कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने बता रखा है बेटा। पौधे पर्यावरण के प्रति अपना जो भी चेंज होता है बेटा वो दर्शाते हैं विभिन्न पथों को। जैसे मान लो वातावरण में कोई भी चेंज हुआ है तो पादप उसको क्या करेगा, किसी न किसी रूप में चेंज लाके उसको प्रदर्शित करेगा कि ये पर्यावरण में चेंज हुआ है। तो इसीलिए पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन में विभिन्न पथों से ये क्या करते हैं, गुजरते हैं, और विभिन्न पथों से गुजरना ही क्या कहलाता है, इसके लिए सुगठ्यता कहते हैं, इसे प्लास्टिसिटी। और वो क्यों लाते हैं विभिन्न चरण, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में वो क्या रह सके, अपने अस्तित्व को बनाए रखें। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि जो भी पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन में क्या आए, विभिन्न चरण का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके और उस आवास में वो रह सके। तो आवास में रहने के लिए क्या पाई जाती है, सुगठ्यता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बेटा कपास है, धनिया है, लार्कस्पर है, इनमें विभिन्न आकार की पत्तियां, जो भी पत्तियां होती है वो किशोरावस्था में और परिपक्व अवस्था के अंदर इनकी पत्तियां कैसी होती है, भिन्न। एक जब किशोरावस्था में होती है तो पत्तियां कैसी होती है, छोटी। जब परिपक्व अवस्था में आती है तो पत्तियां कैसी हो जाती है, बड़ी। तो ये अवस्था को प्रदर्शित करने वाला गठन है किसमें, कपास, धनिया और लार्कस्पर में। इसी तरीके से अगर मैं बटरकप की बात करूं तो बटरकप की जो पत्तियां होती है वो एक तरीके से वायवीय भाग में अलग होती है और स्थलीय जलीय भाग में अलग प्रकार की होती है। यानी यहाँ पर जो भी परिवर्तन आ रहा है वो किसके सापेक्ष आ रहा है, यहाँ परिवर्तन आ रहा है वातावरण के सापेक्ष। यहाँ किसके प्रति आ रहा था, अवस्था के सापेक्ष। तो अवस्था होगी तो भी सुगठ्यता प्रदर्शित कर सकते हैं उसके प्रति, और अगर वातावरण होता है तो उसके प्रति भी क्या दिखाई देता है, सुगठ्यता। और ये सारी सुगठ्यता कौन प्रदर्शित कर रहा है भाई, पत्तियां। क्यों, क्योंकि जलीय पत्तियां पतली होती है और स्थलीय पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी पाई जाती है यहाँ पे। तो विषम पर्णता का होना किसका उदाहरण होता है भाई, विषम पर्णता का उदाहरण होता है आपका सुगठ्यता का। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो भी होते हैं बेटा, ये देखिए इस पत्ती के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऊपर वाली जो भी हमने एग्जाम्पल अभी अभी एनसीईआरटी में देखे, ये किनके एग्जाम्पल है, जैसे कपास है, धनिया है, लार्कस्पर है, इनके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं भाई, सुगठ्यता, अवस्था के प्रति सुगठ्यता दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ बेटा ये बटरकप, तो ये जो बटरकप की पत्तियां होती है ये किस में दिख रही है, वायवीय में, ये किस में दिख रही है, जलीय में। तो यहाँ पर किसके प्रति दिखाई दे रहा है, ये वातावरण के प्रति हमारी सुगठ्यता दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये वातावरण के प्रति हमें यहाँ पे ये दिखाया गया है।
नेक्स्ट आता है जीवन में अगर वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट, यानी वृद्धि होगी तो विभेदन भी होगा, और विभेदन हो रहा है तो परिवर्धन भी होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था बेटा, परिवर्धन के दौरान वृद्धि और परिवर्धन पाया जाता है। तो जब ये दोनों ही चीजें हो जाती है, वृद्धि भी हो जाती है और परिवर्धन भी हो जाता है, तो वहां क्या पाया जाएगा? विभेदन भी हो जाता है, तो परिवर्धन हो गया वहां पे। ठीक है, तो वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। वृद्धि है तो विभेदन भी होगा, विभेदन है तो परिवर्धन हो गया वहां पे। व्यापक तौर पर परिवर्धन जो होता है वृद्धि विभेदन के योग से होता है। ये अब तीसरी बार एनसीईआरटी में आ रहा है बेटा, यानी परिवर्धन के दो घटक हो गए, वृद्धि और विभेदन। पौधों में परिवर्धन और वृद्धि, पौधों में परिवर्धन अथवा वृद्धि एवं विभेदन, इन तीनों की अगर मैं बात करूं बेटा, दोनों की बात करते हैं, परिवर्धन और वृद्धि और विभेदन, ये आंतरिक और बाह्य कारकों से क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। अगर मैं आंतरिक कार्यों की बात करूं तो ये किससे रेगुलेटेड होते बेटा? आनुवांशिक कारकों से ये नियंत्रित होते हैं। और ये आनुवांशिक कारक जो होते हैं ये कौन होते हैं भाई? रसायन, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, रेगुलेटर, केमिकल्स। और अगर मैं यहाँ पर बाह्य कारक की बात करूँ जो कि वृद्धि को कंट्रोल करता है, तो इसमें प्रकाश आता है, तापक्रम आता है, जल आता है, ऑक्सीजन आता है और पोषक पदार्थ आते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बाह्य कारक और आंतरिक कारक ये दोनों ही आपके पौधे के परिवर्धन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और परिवर्धन में मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, वृद्धि और विभेदन इन दोनों से मिलकर वो संपादित होता है। अब आता है बेटा हमारे पास में कि किस तरीके से कौन कौन से पादप हार्मोन्स जो होते हैं जो कि हमारे पादपों में वृद्धि में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि जो भी वृद्धि नियामक होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, वो है क्या? तो पादप नियामक जो होते हैं वो बहुत ही साधारण और लघु अणु होते हैं, छोटे अणु होते हैं ये, है ना, बिल्कुल। और इसके अंदर हम बात करेंगे बेटा इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम कहते हैं IAA, एडेनिन व्युत्पन्न अमाइनोप्यूरिन। इसके अंदर आपका कैरोटीनॉइड्स होता है। वसा अम्लों के व्युत्पन्न यहाँ पर अगर होता है बेटा, तो यहाँ पे एक तरीके से ABA, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं अपन इसे, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड भी किस में काम आता है? नियामक में काम आता है। गैसीय हार्मोन अगर बात करें तो इथाइलिन होता है। तो ये सारे वृद्धि नियामक होते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो वृद्धि नियामक में सबसे पहला नाम आता है ऑक्सिन का, ठीक है। ऑक्सिन के बाद नाम आता है जिब्रेलिन का, जिब्रेलिन के बाद में नाम आता है आपका साइटोकाइनिन का, साइटोकाइनिन के बाद नाम आता है आपका इथिलिन का, एंड देन उसके बाद में नाम आता है आपका ABA का, ठीक है। तो ये आपके वृद्धि नियामक होते हैं पादपों में 5। यस, सबसे पहले वृद्धि नियामक की अगर हम बात करें बेटा तो जीवित जीवों में इसको 2 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। कैसे? कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि पहला समूह तो वो होता है जो वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि उन्नायक क्रियाकलापों को, जैसे कि कोशिका विभाजन करना, कोशिका का प्रसार करना, ट्रॉपिक अनुवर्तन दिखाना, पुष्पन के अंदर हेल्प करना, फल लगाना, बीज संरचना को प्रेरित करना, तो इन्हें हम कहते हैं पादप वृद्धि नियामक। यानी ये जो भी रसायन है ये वृद्धि को बढ़ाते हैं, पुष्पन, फलन, बीज निर्माण, है ना, ट्रॉपिक, ये सब उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। यानी कि ये तीनों जो मैंने अभी लिखे थे बेटा, यहाँ पर मैंने ये जो तीनों लिखे थे स्टार्टिंग वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये वृद्धि को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे प्रकार के PGR वो होते हैं, देखिए यहाँ पर, जो एक तरीके से दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। विभिन्न वृद्धि क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति और विलगन में भी शामिल होते हैं। तो बेटा ये तो अच्छे कारक है ही नहीं, प्रसुप्ति पादप के लिए अच्छा नहीं, विलगन भी अच्छा नहीं, तो ये वो पादप के रसायन होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं? वृद्धि को रोकते हैं। तो इस प्रकार के अंदर किसका नाम आ जाता है भाई? ABA का नाम आ जाता है। तो ABA जो होता है ये एक तरीके से देखा जाए बेटा तो ये कौन से क्रियाकलापों को प्रमोट करते हैं? जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव को कौन करता है? 3 हार्मोन, नेगेटिव को कौन करता है? ABA।
ठीक है। और एक बच गया बेटा आपका गैसीय यानी कि इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो ये वृद्धि को बाधक करता है, ये वृद्धि होने नहीं देता है, पर इसके दोनों प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, पर इथाइलिन के नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। तो हमारे पास में 3 श्रेणियां आ गई भाई। अगर मैं इथाइलिन की बात करूं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव प्रभाव एज कंपैरेटिव पॉजिटिव प्रभाव के क्या होगा, ज्यादा। और यहां पर ये तो पूरा के पूरा क्या है, नेगेटिव। तो हमारे पास में 3 कैटेगरीज आ गई, पॉजिटिव इफेक्ट वाले 3, पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें नेगेटिव ज्यादा है वो इथाइलिन, और ए भी एक ऐसा देता है नेगेटिव जिसके अंदर आपका विलगन आता है, प्रसुप्ति आता है, उनके लिए है यह। अब हम बात करते हैं बेटा खोज, पीजीआर की खोज के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ डेटा दिए हैं हमें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और जो फ्रांसिस डार्विन है, इन्होंने कैनरी ग्रास को लिया और इनका जो भी प्रांकुर चोल होता है उसमें इन्होंने देखा बेटा जहां पे सूरज का प्रकाश आता है उस तरफ ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उससे क्या हो जाता है, दूर, और ऑक्सीजन हमेशा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पार्श्वी अगर आप प्रकाश डालोगे तो उस अनुक्रिया को उन्होंने देखा बेटा कि जब किसी भी एक तरीके से कैंडी ग्रास का जो भी प्रांकुर चोल होता है उसको एक तरफ से प्रकाश देते हैं तो उसमें वृद्धि क्या होती है, उसी तरफ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश से क्या होता है, दूर होता है। तो पीछे वाली कोशिकाएं सेल डिवीजन ज्यादा करती है, तो ज्यादा वाली सेल कहाँ आ जाती है, आगे की तरफ आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात निष्कर्ष निकला कि प्रांकुर चोल की नोक पर क्या होता है, प्रवाह होता है, जो कि संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने का कारण होता है। यानी पूरा के पूरा ऑक्सीजन कहाँ पर होता है, शीर्ष भाग पे होता है, और वो फिर जब प्रकाश से दूर होता है तो सारी वृद्धि वहीं पर होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की खोज में बेटा एक वैज्ञानिक और थे, FW वेंट। तो FW वेंट ने यही प्रयोग, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के खोज की बात करें तो उन्होंने किसके ऊपर काम किया था भाई, जई के नवोद्भिद पर काम किया था, प्रांकुर चोल पर काम किया था। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन से एक तरीके से पादप को लेकर उस हार्मोन की उपस्थिति को प्रदर्शित किया। तो ये देखिए बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी ने डायग्राम बना रखा है कि ये पहला वाला, इसमें वृद्धि आपको इस तरफ दिख रही है, प्रकाश की तरफ। इधर आपका ऊपर वाला पार्ट हटा दो तो वृद्धि दिखेगी नहीं। यहाँ पे एक पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो टिन का कैप लगा दिया प्रांकुर चोल पे, तो सूरज का प्रकाश गया ही नहीं। अब यहाँ पे आपने पॉलीथीन वाला डाला, तो पॉलीथीन वाला डालोगे तो सूरज का प्रकाश तो जाएगा ही ना अंदर, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, पीछे। ऑक्सीजन पीछे जाएगा तो सेल डिवीजन कहाँ होता है, पीछे। तो ये ग्रोथ कहाँ से करेगा, पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि उस टिप पर प्रकाश जाना भी तो चाहिए ना। तो प्रकाश कहाँ जा सकता है, या तो अ में जाएगा या फिर द में। ब और स में प्रकाश जा ही नहीं सकता। ब वाले में तो हटा दिया है हमने ऊपर वाला टिप का भाग, इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको इस डायग्राम से पता चलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे बेटा, है ना, वैसे ही अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिन के लिए, तो जिब्रेलिन के लिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट के नाम से पहले यहाँ पर किसके अंदर ये किया गया, जैसे वहाँ कैंडी ग्रास था, आपने देखा अभी जई का पौधा था, वैसे ही यहाँ पर राइस, धान का पौधा लिया गया, और उस धान के पौधे के अंदर जो रोग पाया गया वो था, उस रोग को कहते हैं बेकेन डिजीज। ये बेकेन डिजीज जो होती है, इसका जो रोगजनक होता है वो कौन होता है, एक कवक होता है, जिब्रेला फ्यूजी कोराई। ये जिब्रेला फ्यूजी कोराई जो था ना बेटा, जब ये राइस के अंदर इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पे उसका जो भी नवोद्भिद होता है वो एक असामान्य लंबाई से क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो जब आप उसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी वृद्धि को बढ़ा रही है। तो वहाँ पे बेटा ई क्यूरोसावा, जो कि एक जापानी वैज्ञानिक था, उसने रोग रहित धान में रोग लक्षण को बताया जब उन्हें कवक जीवाणुहीन फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया गया। तब पता चला बेटा कि वो वृद्धि जो हो रही थी ना, वो कवक के अंदर से क्या निकल रहा था, जिब्रेलिक एसिड, और उस जिब्रेलिक एसिड की वजह से उसमें क्या हो रही थी, असामान्य वृद्धि हो रही थी। तो ये ई क्यूरोसावा ने बताया। फिर आता है बेटा एफ स्कूग और उनके जो भी साथी थे, उन्होंने कौन सा प्लांट लिया भाई, तंबाकू का तना लिया, और तंबाकू के तने के अंदर जो इंटरनोड होता है,
तंबाकू के तने में जो इंटरनोड होता है, एक नोड होता है पर्व संधि, दो पर्व संधि के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, इंटरनोड। तो वहां से उन्होंने अविभेदित कोशिकाओं का समूह, वहां पे उन्होंने देखा कि अचानक से अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना। ठीक है, ये कब प्रदर्शित हुआ बेटा, वहां पे एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्सिन्स के अलावा उस मीडियम में क्या डाला गया, वाहिका उत्तकों के तत्व डाले गए, ईस्ट का तत्व डाला गया और नारियल का दूध भी डाला गया, नारियल पानी जो होता है, कोकोनट वाटर या मिल्क डाला गया और डीएनए के पूरक में लिया गया वहां पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने तो ये प्रयोग किया कि इंटरनोड पे अचानक से सेल डिवीजन होने लग गया, पर वो सेल डिवीजन कब हुआ, जब उन्होंने ये सारी चीजें उसके ऊपर डाली। अब इसके अलावा मिलर ने भी 1955 की अगर मैं बात करूं तो एफ स्कूग ने यहाँ पर काम किया। ठीक है, किसके ऊपर, साइटोकाइनेंस के लिए, क्योंकि साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। मिलर ने भी साइटोकाइनेसिस के बारे में बढ़ावा दिया बेटा, कि जब जब साइटोकाइनेसिस होगा तो डेफिनेटली वहां पे सेल की फॉर्मेशन होगी, वहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद में। तो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, जीव द्रव्य विभाजन को प्रमोट करता है, और उन्होंने उसको क्रिस्टलीकृत करके क्या नाम दिया भाई, काइनेटिन, यानी काइनेटिन नाम देने वाले कौन थे भाई, मिलर। और ये काइनेटिन किसका नाम हो गया, साइटोकाइनेंस का एक प्रकार हो गया। नेक्स्ट आता है 1960s के मध्य में, ये पूछा जाता है बेटा ईयर, 1960 के मध्य में तीन वैज्ञानिक, अलग अलग रूप से नाम नहीं दे रखा है, हमें करना भी नहीं है, तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग रसायन को अलग अलग स्रोतों से निकाला, पर जब उसका रासायनिक संगठन देखा बेटा तो वो एक ही प्रकार का था। तो यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो तीनों रासायनिक निकाले, एक को कहा गया इनहिबिटर बी, दूसरे को कहा गया बेटा विल्गन सेकिन और तीसरे को कहा गया डॉर्मिन। तो तीनों स्रोतों से तीनों प्रकार के, बट इनका रासायनिक संगठन कैसा था बेटा, समान, इसीलिए इनको सामूहिक रूप से क्या कहा गया, ABA। ठीक है, और फिर आता है कजिन्स वैज्ञानिक ने 1910 के अंदर इथाइलिन के खोज के लिए जो यहाँ प्रोसेस किया वो देखिए। उन्होंने क्या किया बेटा, पके हुए संतरों के पास में कच्चे केले को रख दिया, वहां पे पके हुए संतरों के साथ में किसको रख दिया, कच्चे, जो बिना पके हुए केले थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो कच्चे केले पकने लग गए, किसकी वजह से, क्योंकि वो जो संतरा था जब पकता है तो उसमें से इथाइलिन गैस निकलती, वो गैस इन फलों को पकाने में काम आती है, इसीलिए बेटा इथाइलिन को हम फलों के पकाने में उसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक वाष्पीय, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गैसीय हार्मोन होता है। सबसे पहले बात करते बेटा यहाँ पे ऑक्सिन की, कि ऑक्सिन हमें कहाँ कहाँ पे मदद करता है। तो सबसे पहले एक तरीके से ऑक्सिन जो होता है ये एक ग्रीक शब्द से इसका डेवलपमेंट हुआ, ऑक्सिस। ठीक है, और ये सबसे पहले किस में देखा गया, मनुष्य के मूत्र से इसको निकाला गया, यूरिन से। ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सिन जो होता है एक इंडोल कंपाउंड होता है बेटा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड तथा अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता होती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंडोल शब्द जहाँ पे आता है एक तरीके से पूर्वग्राही है, किसको बनाने के लिए, ऑक्सिन को बनाने के लिए। ये प्राय कहाँ पाया जाता है, तने और मूल को बढ़ाने में ये मदद करता है, उनके शीर्ष भाग पर होता है, क्रियाशील भाग में पाया जाता है। ऑक्सिन की अगर हम बात करें बेटा तो IAA और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यानी यहाँ पर आ जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरली बेटा कहाँ से निकालते हैं, प्राकृतिक रूप से पौधों से निकालते हैं। और अगर कृत्रिम रूप से बनाना चाहे बेटा तो कृत्रिम रूप से बनाने के लिए क्या होता है, आपको नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, ये हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं लैब के अंदर। तो ऑक्सिन के भी दो रूप होते हैं बेटा, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक में आपका इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। ऑक्सिन के उपयोग पे के बारे में अब बात करते बेटा। सबसे पहले बागवानी और खेती में प्रयोग, नंबर 1। दूसरा, अगर आप कायिक प्रवर्धन करवाते हैं तो भी ऑक्सिन क्या करता है, हमारी मदद करता है, क्योंकि ये रूटिंग में हेल्प करता है। तो रूटिंग के अंदर भी ये ऑक्सिन कायिक प्रवर्धन के अंदर हेल्प करेगा, नए पादप को बनाने में। ऑक्सिन के द्वारा पुष्पन भी क्या होता है, प्रेरित होता है। और पुष्पन प्रेरित के लिए एग्जाम्पल किसमें बेटा, अनानास। ये पत्ते और फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, और अगर ये परिपक्व हो जाते हैं पुरानी पत्तियां
तो इनको गिराने में मतलब विलगन में भी हेल्प करता है, यानी नई पत्तियों को तो बचाता है और परिपक्व पत्तियों को ये प्रेरित करता है। इसी के साथ में अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये जो भी ऑक्सिन होता है ये कभी भी कक्षस्थ कलिका को वृद्धि नहीं करने देता, क्योंकि ये शीर्षस्थ प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए देखिए बेटा, अग्रस्थ कलिका कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को क्या करती है, रोकती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं शीर्षस्थ प्राधान्यता, एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं। प्ररोह शीर्ष को अगर आप हटा दोगे तो फिर वहां पे कक्षस्थ कलिका वृद्धि कर सकते हो। और ऐसा हम किस में कर सकते हैं, चाय के बागान में कर सकते हैं, या फिर जो खेतों में बाढ़ लगती है उसको भी हम पार्श्व वृद्धि करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपिकल पार्ट को कट करना पड़ेगा वहां पे, अदरवाइज वहां पे नहीं बनेगा, वहां पे कक्षस्थ कलिका वृद्धि ही नहीं कर पाती है। इसके साथ ही ऑक्सिन और किसमें मदद करता है बेटा, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया एनसीईआरटी ने, टमाटर। इसी तरीके से खरपतवार, खरपतवार का नाश, और ये खरपतवार कैसे होने चाहिए, डाइकॉट। और खरपतवार को नाश कौन करता है, 2,4-D। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल के साथ में ऑक्सिन के नाम भी दिए हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों इसे, है ना। हर एक ऑक्सिन का वैज्ञानिक का नाम, उसका स्रोत, किससे उसको ऑब्जर्व किया है हमने, किससे ऑब्टेन किया है, और उनके ये सारे कार्य। और नेक्स्ट, ऑक्सिन के द्वारा जाइलम का विभेदन भी किया जाता है और कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। तो एक तरीके से अगर हम इसकी एक लिस्ट बनाएं तो ऑक्सिन तो बहुत जगह पर क्या कर रहा है, अच्छा ही काम कर रहा है। पुष्पन कर रहा है, अनिषेक फलन कर रहा है, ये है ना, कायिक प्रवर्धन में मदद कर रहा है, जो नई पत्तियां उनको रोक रहा है, पुरानी पत्तियों को हटा रहा है, खरपतवार को भी ये नष्ट कर रहा है, और वो खरपतवार भी कौन से, डाइकॉट वाले, उनको नष्ट कर रहा है। तो ऑक्सिन के बहुत सारे ऐसे काम है बेटा, इसीलिए इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ये पॉजिटिव कार्यों को करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी अच्छे कार्य ही करता है बेटा। और जिब्रेलिन के प्रकार की मैं बात करूं तो 100 से अधिक जिब्रेलिन के प्रकार नेचर में पाए जाते हैं। और कैसे डिनोट करते हैं अपन, GA12। ये अभी तक भी इनकी खोज चल रही है, 100 से भी ज्यादा इनकी खोज हो चुकी है, परंतु सबसे ज्यादा रिसर्च किस पे हुआ है, जिब्रेलिक एसिड 3 पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है। ठीक है, हालांकि जिब्रेलिन जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी, अभी तक सभी में सबसे अधिक सघनता अध्ययन किया जाने वाला ये जिब्रेलिक एसिड 3 होता है ना, यहाँ दे नहीं रखा है पर GA3 होता है यहाँ पे। सभी जिब्रेलिन्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, और ये एक तरीके से कार्य की अनुक्रिया को करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर किसी की अक्ष की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो ये अक्ष की लंबाई को बढ़ाता है, सबसे पहला काम। अक्ष की लंबाई को बढ़ाने में एग्जाम्पल क्या है आपका, अंगूर। अंगूर में अक्ष की लंबाई को ये बढ़ाने में हेल्प करता है जिब्रेलिन। दूसरा, सेब सेब का जो भी आकार होता है उसको बढ़ाने में, आप मार्केट में देखते हो बेटा, एप्पल छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, तो उनका जो भी रूप है या जो भी उनका एक स्वरूप है उसको चेंज करने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन। डंठल है अंगूर का, बड़ा करते ताकि अंगूर बहुत ज्यादा डेवलप हो, वहां पे जगह भी तो होनी चाहिए ना, इसीलिए। नेक्स्ट, जरावस्था को भी क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो जरावस्था को तो बेटा रोकना ही चाहिए ना, बुढ़ापा कौन चाहता है जल्दी आए। तो जिब्रेलिन क्या करता है, पौधे को लंबे समय तक यंग बनाए रखता है, जरावस्था को डिले करता है, ताकि पेड़ पर अधिक समय तक क्या लगे रहे, फल लगे हुए रहे, है ना, फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहे, क्योंकि जरावस्था नहीं आएगी जब तक वो फल गिरेंगे भी नहीं, वहां पे परिपक्वन अवस्था नहीं होगी। तो जिब्रेलिक 3 का उपयोग और कहाँ कर सकते हैं अपन, शराब उद्योग में भी किया जा सकता है, क्योंकि जिब्रेलिन जो होते हैं वो अंकुरण को प्रेरित करते हैं, और अंकुरण को प्रेरित करते हैं मतलब वहां पर अंकुरित धान को ही हम अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज करते हैं, जिसे हम माल्टिंग कहते हैं, अंकुरण को बढ़ाना। गन्ने के तने की लंबाई को भी जिब्रेलिन के द्वारा बढ़ाए जाते हैं, और गन्ने की लंबाई बढ़ेगी तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 20 टन आपका उत्पादन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, किसके उपयोग से, जिब्रेलिन के उपयोग से। और अगर हम बात करते हैं शंकुधारी, जो भी आपके शंकु वृक्ष होते, कोनिफर्स, उनकी परिपक्वता भी ये तीव्र गति से लाना चाहता है। क्यों,
क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज को जल्दी पैदा करे ताकि उस बीज से नए पौधे जल्दी से उग पाए। तो परिपक्वता को तीव्र गति से सब में नहीं लाता बेटा, ये स्पेसिफाई शंकु वृक्षों के अंदर उसकी परिपक्वता को जल्दी लेके आता है। और जिब्रेलिन जो होता है जैसे चुकंदर है, पत्ता गोभी है, और जो भी रोजेटी मतलब जो ग्रुप में लगती है ना, चक्रीय रूप में जो भी पत्तियां लगती है उसको रोजेटी स्वभाव कहते हैं। इसमें पुष्पन से पहले पर्व को क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। पुष्पीकरण से पहले पुष्प को क्या कर देते हैं, जो भी बीच वाला पार्ट होता है पर्व, उसको बड़ा कर देते हैं। तो पुष्पन से पहले पर्व को बढ़ाना क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। तो बोल्टिंग का प्रोसेस भी किसके द्वारा होता है, जिब्रेलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जरावस्था को भी रोकते हैं कौन, जिब्रेलिक एसिड। ये शायद हमने कर लिया है अभी। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या काम करता है बेटा, तो साइटोकाइनिन मैंने आपको पहले भी बताया था, साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। और इसे काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव, अगर अपन बात करें कि इसको आपने किससे प्राप्त किया, तो एक हैरिंग फिश होती है, उसके शुक्राणु से हमने इसकी खोज की थी, क्योंकि इसमें एडेनिन के रूपांतरण होते हैं, तो डीएनए से ही तो मिलेगा ना वो। तो काइनेटिन जो होता है ये कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, ये कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है। और ये अगर हम बात करते हैं नेचुरली साइटोकाइनिन देखना है तो मक्का की अष्ठी में और नारियल के दूध में आपको नेचुरली मिलता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जियाटिन। तो काइनेटिन तो मिलता ही नहीं है नेचुरली, जियाटिन नेचुरली मिलता है, जो कि नारियल पानी और मक्के के दाने में हमें मिलता है। यहाँ पे जियाटिन की खोज जो होती है प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन और कोशिका द्रव्य विभाजन को क्या करती है, बढ़ाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन को बढ़ाएगी तो सेल डिवीजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बेटा। जैसे लिखा है ना, इनका मेन काम क्या है, तीव्र कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। मूल शिखाग्र है, जैसे प्ररोह की कलिकाएं हैं और तरुण फल, इनमें अगर विभाजन को बढ़ाना है सेल के तो आप साइटोकाइनिन्स को यूज करते हैं। इसके अलावा नई पत्तियां जो भी होती है उसमें हरित लवक बढ़ाना, पार्श्व प्ररोह में वृद्धि करना, अपस्थानिक प्ररोह को बढ़ाना, संरचना में मदद करना, ये भी किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनिन। यानी प्रांकुर से प्ररोह न ग्रोथ करके अगर किसी और जगह से ग्रोथ करवाना है हमें तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है। और साइटोकाइनिन के द्वारा जो ऑक्सिन शिखाग्र प्रधान्यता दर्शाता है वो हटा देते हैं। यानी अगर किसी पेड़ के अंदर शीर्षस्थ कलिका को नई ग्रोथ करवानी है तो आप वहाँ साइटोकाइनिन डाल दीजिए, क्योंकि शीर्ष भाग में क्या होता है, ऑक्सिन होता है, और ऑक्सिन का काम हटाना है तो आप साइटोकाइनिन वहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि कॉन्ट्राडक्टरी हो गया ये, है ना, एक दूसरे का विपरीत कार्य हो गया शिखाग्र प्रभावित ये प्रधान्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोषक पदार्थों का भी साइटोकाइनिन क्या करता है, संचारण करता है, और पत्तियों की जरावस्था को भी क्या करता है, देरी से लाता है। यही जैसे जरावस्था हमने बात की थी जिब्रेलिन के द्वारा डिले की जाती, वैसे साइटोकाइनिन भी जरावस्था को, बुढ़ापे को कह सकते हैं कि डिले करता है। तो जरावस्था को डिले करना कैसा पॉइंट है, अच्छा या बुरा, अच्छा, क्योंकि जरावस्था डिले जितनी ज्यादा होगी उस पर फल उतनी देर तक ज्यादा रहेंगे वहां पे। नेक्स्ट आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन की कैटेगरी मैंने पहले ही डिस्कस की थी बेटा। इथाइलिन की जो कैटेगरी होती है वो एक तरीके से ऐसी कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर नेगेटिव रोल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं बट नेगेटिव रोल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इथाइलिन जो होता है एक तरीके से एक गैसीय पीजीआर होता है जो कि जरावस्था को प्राप्त होते उत्तकों और पकते हुए फलों को भारी मात्रा में संश्लेषित जब कब किया जाता है, जरावस्था में होता है, और एक परिपक्व अवस्था में फलों के अंदर बनता है ये इथाइलिन जो होता है। अब ये बहुत सारे काम देखिए बेटा, ये अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि को करता है, अक्षों का फुलाव करता है, द्विबीजपत्री नवोद्भिदों के अंदर हुक का निर्माण करता है ताकि वो वृद्धि कर सके, जरावस्था और विलगन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। जरावस्था और विलगन को बढ़ाता है मतलब पत्तियों और फूलों में बढ़ोतरी करता है। यानी कि ये तो गलत हो गया ना बेटा, विलगन तो नहीं होना चाहिए ना, विलगन होगा, जरावस्था को एक तरीके से बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी लेकर आ रहा है ये, और विलगन को भी क्या करता है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे तो नेगेटिव रोल हो गया, यहाँ पे देरी होना अच्छा है बेटा, पर जरावस्था को जल्दी लाना ये तो एक नेगेटिव रोल हो गया इसका। फलों को पकाने में सबसे अच्छा पॉजिटिव रोल होता है इसका, यानी कि अगर इथाइलिन है तो फल जल्दी से पक जाते हैं, उसमें श्वसन का दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक श्वसन। क्लाइमेटिक श्वसन वो श्वसन होता है जो
फलों के परिपक्वन के दौरान प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इथाइलिन जो होता है बेटा, ये प्रसुप्ति को तोड़ता है, ठीक है, बीज और कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ता है और बीज अंकुरण में क्या करता है, मूंगफली के बीज अंकुरण में सहायता करता है। तो मैंने कहा था ना, कुछ काम अच्छे कुछ काम बुरे। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर तो नेगेटिव है, पर पॉजिटिव काम भी एनसीईआरटी ने बता रखा है कि प्रसुप्ति को तोड़ता है, अंकुरण में सहायता करता है, और जो भी आलू के कंद होते हैं उनके अंकुरण में क्या करता है, सहायता करता है। गहरे पानी के अंदर जो भी धान होते हैं उनको वृद्धि करके कहाँ लाता है, बाहर लाता है, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छी हो सके वहाँ पे। तो ये गहरे पानी के धान की लंबाई को भी बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। पत्तियों और प्ररोह के ऊपरी भाग, ताकि वो क्या आ सके बेटा, बाहर आ सके, क्योंकि धान में जब ऊपर आएंगे तभी तो पानी से ऊपर आ पाएंगे ना, दीर्घीकरण करेंगे तो वो। इसके साथ भी ये मूल वृद्धि में, मूल रोम की वृद्धि के अंदर क्या करते हैं, प्रोत्साहित, ताकि अवशोषण का क्षेत्र क्या हो सके, बढ़ सके। तो अब तक जो भी हमने बात की है इथाइलिन की, पॉजिटिव बात की है, एक्सेप्ट दी विल्गन, कि विल्गन को प्रेरित करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर नवोद्भिद पादप में विल्गन होगा तो फिर वहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना उसका। तो इसीलिए अब तक जो भी हमने बात की है सारी पॉजिटिव ही है। प्रसुप्ति को तोड़ना अच्छी बात होती है ना, पर कब, जब हमें अंकुरण चाहिए तब, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आलू के कंद यानी कि कायिक प्रवर्धन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, मूंगफली में अंकुरण को बढ़ा रहा है। धान के जो भी एक तरीके से आपके जो भी लंबाई है पर्णवृंत की, उसको बढ़ा रहा है, ताकि पत्तियां बाहर आ जाए, पानी से ऊपर की तरफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए। एंड देन आता है इथाइलिन, अनानास के अंदर किसको बढ़ाता है भाई, अनानास के अंदर फल को बढ़ाता है, और जो भी आपके फूल होते हैं उसके अंदर क्या करता है, समकालिकता, कि फल जितने भी पुष्प हैं वो एक साथ में वृद्धि करे, जितने भी फल है वो एक साथ में वृद्धि करे। तो ये अनानास में समकालिकता को बढ़ाते हैं, और इसके साथ में ही आम के अंदर पुष्पन को बढ़ाते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो अनानास में बढ़ाता है, यहाँ पर क्या करेगा, ये आम के अंदर पुष्पन को बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है बेटा। जैसे मान लो पानी के अंदर इथाइलिन गैस को आप डिजोल्व कर दो, उसे इथेफोन बोलते हैं अपन, तो इथेफोन आप उसके अंदर डाल दीजिए, लिक्विड होता है वो, जलीय गैस कह सकते हैं उसको। उसमें फिर आप बहुत सारे एक तरीके से फ्रूट एक साथ में डाल सकते हो, ताकि एक साथ में सारे के सारे फ्रूट क्या हो जाए, पक जाए। तो इसी इथेफोन में आप क्या डाल सकते हो, टमाटर है, सेब है, आप इनको एक साथ में जलीय घोल के अंदर आप डाल सकते हो, इथेफोन घोल के अंदर। और इसी के साथ में आपका ये जो भी फल है और ये जो भी आपके पुष्प होते हैं उनके विल्गन को भी ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये किस किस में बढ़ाते हैं भाई विल्गन को, कपास है, चेरी है, अखरोट है, इनमें ये एक तरीके से कह सकते हैं विल्गन को बहुत जल्दी से बढ़ाते हैं। और खीरे में मादा पुष्पन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से ये जो चैप्टर है बेटा, इनके अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपके जो भी हार्मोन है इनके फंक्शंस क्या हैं, वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना। तो आप इसको आराम से लिस्ट बना के इसको आपको याद करना पड़ेगा, बट एनसीईआरटी के फंक्शंस के अलावा कोई एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।